नमस्ते। सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि हम एक सीरीज की चर्चा आजकल कर रहे हैं जिसका नाम है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एवं उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय जी महाराज के अनन्य अथक प्रयासों से हिमालय की कंदराओं में इसका अभ्यास किया गया, इसका आविष्कार किया गया और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम नामक एक पुस्तक में ये सारे अभ्यास वर्णित है। वैसे तो इन अभ्यासों की जो संख्या है वह 48 संख्या है और निरंतर हम एक एक करके सभी अभ्यासों के क्रम को, स्थिति को, क्रिया को, लाभ, सावधानी, उसमें क्या अध्यात्म छुपा है, उसमें क्या दर्शन छुपा है, उसका क्या टेक्नोलॉजी है, उसकी क्या क्रिया विधि है, उसमें क्या विज्ञान के अन्य तत्व देखे जा सकते हैं, दर्शन के साथ, अध्यात्म के साथ, इन सबको एक सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करने का हमारा प्रयत्न रहता है। आज के जो अभ्यास को हम देखने वाले हैं, संख्या है उस अभ्यास का 22 नंबर का संख्या है 48 में से, और उस अभ्यास का नाम है वक्ष स्थल शक्ति विकासक। शक्ति से तात्पर्य आप समझते हैं उसकी क्षमता, और विकासक से तात्पर्य आप समझते हैं उसका विस्तार करना, उसको बढ़ाना। तो ऐसा अभ्यास, ऐसी क्रिया, ऐसा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो वक्ष स्थल के शक्ति को बढ़ा देता है, वही है वक्ष स्थल शक्ति विकासक। तो वक्ष और वक्षस्थल ये क्या क्या शब्द हैं, ये अभी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरी श्रृंखला में 48 यौगिक सूक्ष्म व्यायामों के लिस्ट में हमारे पास 2 ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिनको हम वक्ष स्थल शक्ति विकासक कहते हैं। तो फिर उनमें कोई ना एम्बिग्यूटी ना आए, उसमें कोई संशय ना आए, उसमें कोई भ्रम ना हो, इसलिए एक जो पहले नंबर पे होगा उसको हम वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया 1, और उसके बाद जो होगा, जो लेटर ऑन प्रैक्टिस करेंगे, उसका नाम हो जाएगा वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2, द्वितीय क्रिया, प्रथम क्रिया। इस प्रकार से हमने 2 को डिवाइड कर दिया। क्रिया विधि लगभग सिमिलर रहेगी, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, इसलिए उनका नामकरण भी अलग अलग नंबर 1 और नंबर 2 के माध्यम से किया है। आइए अब हम समझते हैं वक्ष स्थल शब्द का क्या तात्पर्य है। स्थल शब्द से आप समझते हैं स्थान, सीट, एरिया, रीजन, जो भी इंगित करता है, जो भी उस स्थान को प्रदर्शित करता है, वही स्थल है। तो वक्ष का स्थल, तो जो हमारा ये थोरैसिक कैविटी है, ये जो हमारा हृदय का प्रदेश है, ये हमारा चेस्ट रीजन है, सीने का जो हमारा भाग है, उसी को हम वक्ष स्थल के रूप में देख सकते हैं। ये सामान्य भाषा में, लोक भाषा में, बोलचाल की भाषा में वक्षस्थल, तो हम इस प्रकार से यह पूरा स्थान हमारा वक्षस्थल माना जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के माध्यम से अगर आप समझें, तो आपको अगर आधुनिक शरीर रचना क्रिया विज्ञान आप समझते हैं, तो आपको पता होगा कि मानव शरीर को 3 सेगमेंट्स में बांटा है और उसके बाद 2 एक्सट्रीमिटीज हैं। 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं? 3 गुहाएं हैं। 3 गुहाएं हैं हमारे मानव शरीर में, 3 कैविटीज हैं। सबसे पहले क्रेनियम कैविटी है, जो सर है, उसके अंदर आपका मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको सुरक्षा देने के लिए पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर बना दिया गया। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, इस प्रकार से हड्डियों का पूरा एक समूह बना दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ब्रेन, इसलिए उसको सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार से की जा रही है। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है, पहला है क्रेनियम कैविटी, दूसरा है थोरैसिक कैविटी। यहाँ से आपके कंधों से लेकर और हृदय के नीचे का जो भाग है, डायाफ्राम इसको हम बोलते हैं। डायाफ्राम एक मसल है, वहां तक के भाग को हम क्या कहेंगे? थोरैसिक कैविटी कहेंगे। और उसके बाद आपके पेल्विक रीजन के स्थान तक जो स्थान होगा उसको हम कहेंगे उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी। तो 3 कैविटी होगी, क्रेनियम, थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी। ब्रेन आप समझ लिया। अब जो थोरैसिक कैविटी है, इसमें जो अंग है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वैसे तो तीनों कैविटीज में जो भी अंग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रेन के साथ साथ जो थोरैसिक कैविटी के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, जो अंगों का सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपको अंदाजा होगा हृदय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हृदय ही हमारे जीवन को चला रहा है, हमारे रक्त का परिसंचरण कर रहा है। और हृदय जिस रक्त का परिसंचरण कर रहा है, उस रक्त की शुद्धि कहाँ हो रही है, उस रक्त का शोधन कहाँ हो रहा है, उसका CO2 बाहर कौन निकाल रहा है, उसमें ऑक्सीजन अंदर कौन प्रवेश करा रहा है, तो वह अंग है हमारा फेफड़ा। तो हमारा हृदय और हमारे फेफड़े, दो फेफड़े हैं, एक हृदय है। ये दोनों जो अंग हैं, जो विसरल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। और इन दोनों की जो स्थिति है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में होती है। तो थोरेसिक कैविटी का जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चलचित्र के माध्यम से। थोरेसिक केज इसको आप बोल सकते हैं। पीछे से आप देखोगे लाल रंग का एक वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, और उसके बगल में स्कैपुला बोन है जो कंधे की बोन है, उसके ऊपर क्लेविकुलर बोन है, और आगे से और बगल से आप देखोगे तो एक पिंजर अस्थपंजर है जिसको हम कहते हैं पसलियां, रिब्स। और वो सारी पसलियां आगे हृदय के मध्य क्षेत्र में स्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ जाती हैं और नीचे से डायफ्राम लग जाता है। तो इस प्रकार से थोरेसिक केज बन गया है ना, कैविटी बन गई, अस्थिपंजर बन गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां भी हड्डी आपके शरीर में दी गई है ना, वो आपके अंगों को बचाने के लिए दी गई है। तो आप देखिए पूरा का पूरा एक आर्मामेंट, आपको पूरा का पूरा एक सुरक्षा कवच दे दिया गया है आपके हृदय और आपके फेफड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं आपके जीवन चर्या को चलाने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके फिजियोलॉजी को सस्टेन करने के लिए। यदि आप कोई भी युद्ध देखें, आधुनिक समय का हो या प्राचीन काल का हो, प्राचीन काल में जो राजा होता था मुकुट पहनता था। मुकुट सुंदरता के लिए भी होते रहे होंगे, लेकिन जो असली कार्य मुकुट का था वो आपके जो सिरो प्रदेश है, जो आपका क्रेनियम कैविटी है, उस पे चोट चपेट लगने से बचाना। उसके साथ ही वो अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षा के लिए कवच पहनते थे। वो कवच भी क्या था? वो कवच भी आपके थोरेसिक कैविटी को बचाने के लिए ही एक आवश्यक लेयरिंग चढ़ा देते थे, लोहे की, मेटल की या किसी भी अन्य धातु की जो बहुत ही कठोर हो, जिसको आसानी से उसका भेदन न किया जा सके। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा एरिया है थोरेसिक कैविटी, वैसे तो बहुत स्ट्रांग बनाया गया है, स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन थोड़ी सी भी डिफॉर्मिटी, आप एक पतले से पिन से भी अगर इसमें छेद कर दें तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इतना महत्वपूर्ण ये भाग है, इतना डेलिकेट भाग है, इसलिए इस पूरे स्थान को ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना, सुडौल बनाना, पुष्ट बनाना अति आवश्यक है। तो एक तो सर्वाइवल के लिए, एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए हड्डियों को मजबूत करना, बस हड्डियां ही नहीं हैं, आपने जो तस्वीर में देखा उसमें बस हड्डियां देखा, लेकिन उसमें बहुत से मांसल हड्डी और मांस का पूरा एक स्ट्रक्चर है, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। तो उसको मजबूत बनाना, हड्डियों को मजबूत बनाना, बोन डेंसिटी को मजबूत बनाना और मसल्स को भी पावरफुल बनाना। तो जिससे क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग जो है ना वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी, आपके हृदय को भी स्पेस मिलेगा, हार्ट को स्पेस मिलेगा, हार्ट का फंक्शन भी ठीक रहेगा, और पूरा का पूरा जो सुडौल और इसकी पुष्टि आएगी, वह पुष्टि आपके प्रत्येक अंग प्रत्यंग तक जाएगी, एक एक सेल्स तक जाएगी, क्योंकि ये दोनों भाग ही है। एक जो फेफड़ा है जो गैसियस एक्सचेंज करता है, बाहर से प्राणवायु ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले आता है, और वही फेफड़ा है जो उस ऑक्सीजन को आपके जो हृदय से रक्त लेकर, अशुद्ध रक्त लेकर हृदय भेजता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, उसको वह प्यूरिफाई करता है, उसका शोधन करता है, और फिर वही शुद्ध जो रक्त है वह पुनः से आपके हृदय में जाती है। और हृदय में वैसे तो बहुत सारे चैम्बर्स हैं, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। उसको दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे 4 भागों में, अलिंद और निलय, एट्रियम और वेंट्रिकल 4 भागों में बांटा गया है, और डबल सर्कुलेशन का माध्यम होता है, क्योंकि एक बार हृदय से रक्त जाता है आपके फेफड़ों पर, उसके बाद शोधन के बाद पुनः वह अपने हृदय में आता है और हृदय से पूर्ण शरीर को जाता है। और हृदय में एक और आर्टरी होती है जिसको हम जानते हैं कोरोनरी आर्टरी, और आजकल इसमें बहुत रोग हो रहा है लोगों को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज, CAD CHD। तो जो हृदय पूरे शरीर को रक्त पहुंचा रहा है, वही हृदय
अपने को भी रक्त पहुंचाता है। जैसे आपकी माता भोजन बनाती हैं, वह भोजन पूरा घर खाता है, लेकिन माता अपने लिए भी तो भोजन बनाती है। उसी प्रकार से हृदय आपके संपूर्ण शरीर को रक्त पहुंचाता है, उसके साथ ही स्वयं को भी रक्त पहुंचाता है। शरीर के अन्य अंगों तक रक्त पहुंचे, थोड़ी देरी न पहुंचे, थोड़ी देरी हो जाए तो आप उसको झेल सकते हैं, लेकिन रक्त हृदय के मांसपेशियों मायोकार्डियम तक ही ना पहुंचे तो आपको हृदयघात हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाए। बहुत सारा आप तेल और ये सब अनावश्यक जंक फूड खाते हैं तो उसमें प्लेक जम जाता है, उसमें VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड जम जाता है, जिसके कारण उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और वही ब्लॉकेज हृदयघात, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बहुत सारी समस्याओं को लेकर आता है। तो हृदय का रक्त संचार बना रहे, यह भी एक गुण है इस अभ्यास का। वक्षस्थल शक्ति विकासक का अभ्यास किया तो पूरा का पूरा मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है आपके थोरेसिक केज का, वह पुष्ट होगा। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पुष्ट होगा, आपका जो कंधे हैं, स्कैपुला बोन है, क्लेविकल बोन है, वो पुष्ट होगा, आपके स्टर्नम बोन पुष्ट होंगे, आपका डायफ्राम भी मजबूत बनेगा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप जाओगे तो प्लूरल मेम्ब्रेन है जिसपे फेफड़े विराजते हैं, वो प्लूरल मेम्ब्रेन भी काफी फ्लेक्सिबल, काफी एजाइल बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, और फेफड़ों पर भी एक आवश्यक जो बल लगेगा उससे फेफड़े मजबूत होंगे। और जो रक्त और वायु का जो संपर्क है, जो गैसियस एक्सचेंज है, एल्वुलस में होता है। इस चलचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, फेफड़े के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कूपिकाएं हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एल्वुलर स्ट्रक्चर हैं जिसपे आदान प्रदान होता है वायु का। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वक्षस्थल शक्ति विकासक का जो अभ्यास करेगा वह हृदय, फेफड़ों, पूरा अस्थिपंजर, इन सब को पुष्ट करेगा। तो इस प्रकार से इसके अभ्यास को हमें समझना है। हमने आपको बताया कि 2 प्रकार के अभ्यास वक्ष स्थल शक्ति विकासक के नाम से किए जाते हैं। इसके अभ्यास से फेफड़ों को लाभ मिलेगा, वक्षस्थल सुडौल होगा, पुष्ट होगा, कटि प्रदेश ताकतवर बनेगा, हृदय की क्षमता बढ़ेगी और प्राण वायु का नियमन होगा। आपको पता होना चाहिए कि यही हृदय प्राणो गुदी अपानो समानो नाभि मंडले, ऐसा हठ योग के पुस्तक कहते हैं कि हृदय प्रदेश ही है जो प्राण का जगह है। तो प्राण तो बहुत प्रकार के हैं, जिसमें पहला प्राण ही प्राण है, पहले प्राण का नाम ही हमने प्राण रख दिया। तो जो प्राण है, प्राण का प्राण है, उसका स्थान हृदय स्थल है। तो एक तो प्राण का स्थल हो गया, जो प्राण बहुत ही आवश्यक प्राण है, प्राण वायु आवश्यक वायुओं में गिनी जाती है। उसके साथ ही अनाहत चक्र का भी स्थान है। तो इन सभी आप आयामों को देखें, मॉडर्न मेडिकल साइंस को देखें या आयुर्वेद के विज्ञान को भी, शरीर क्रिया को भी देखें, और इसके साथ ही चक्रों के विज्ञान को भी देखें, प्राणमय कोश के आयाम को देखें, तो यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए इसके क्रियाविधि को हम समझने का प्रयास करते हैं। वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1। स्थिति क्या होगी? तो समस्थिति होगी। समस्थिति में दोनों पैर, दोनों हाथ आपके जुड़ जाते हैं। उसके बाद क्रिया में दोनों हाथों को शरीर के आगे से श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है सिर तक। धीरे धीरे वक्ष स्थल से जितना संभव हो सके उतना पीछे जाएं और यथा सामर्थ्य इसी अवस्था में रुकने का प्रयत्न करें। गिरना नहीं है, रुकना है और पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों सहित शरीर को साम्यावस्था में लेकर आना है। और इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार शुरुआत करें। हाइपरटेंशन है तो अभ्यास को इसमें श्वास को नहीं रोकना है, या आपकी स्पाइन में कोई भी मेल फंक्शन है, स्टेनोसिस, लंबैगो और भी कोई साइटिका समस्या है तो चिकित्सकीय निर्देश आपके सामने हमेशा खुले रहने चाहिए। तो इसका जो अभ्यास है चलचित्र के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। किस प्रकार से आपको दोनों पैरों हाथों को मिलाकर समस्थिति में खड़े हो जाना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को शरीर के आगे ले जाकर धीरे धीरे ऊपर उठाना है, सिर के पास तक ले गए। फिर अपर बैक से, ऊपर वाले भाग से, जो अस्थिपंजर आपने चलचित्र में देखा था, वहां से पीछे झुकना है, कमर से नहीं, अपर बैक से झुकना है और 5 से 10 सेकंड तक श्वास को रोक कर रखें और वहीं रुके रहें। उसके बाद पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं और विराम कर लें। इस प्रकार से इस अभ्यास को 4 से 5 बार प्रतिदिन करें। 2 बार करें, सुबह और शाम खाली पेट हो, या खाने के 2 से ढाई घंटे बाद करें तो अभ्यास अच्छा रहेगा, क्योंकि खाने
खाना खाने के बाद ना शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, रसायन बनने लगते हैं, पाचन शुरू हो जाता है, जो रक्त का परिसंचरण है वह आपके आंतों तक चला जाता है। तो उस समय अभ्यास करना ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से वक्षस्थल शक्ति विकासक का जो प्रथम क्रिया है उसकी क्रिया विधि आपने समझी है। लाभ तो हमने दोनों के बताए हैं कि ओवरऑल वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 और वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 दोनों के अभ्यास से क्या लाभ होता है वह आपको एक ब्रीफ में आपको बताया है। अब हम चलते हैं वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 के तरफ। तो इसमें कुछ कुछ लाभ एड ऑन हो जाएंगे क्योंकि मॉडिफिकेशन है, पहले का ही एक एडवांस वर्जन है। तो लाभ क्या होगा, जो पुराने जितने लाभ थे सारे लाभ मिलेंगे। उसके साथ ही यह कमर के लिए भी उपयोगी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो झुकाव है वह कमर तक आएगी। पहले से ज़्यादा बेंड होना है ना, पहले बस अपर बैक से बेंड हो रहे थे, इसमें लोअर बैक का भी भाग जो है वह उपयोगी हो जाएगा। उसके साथ ही आप चित्र में देख रहे होंगे आपकी भुजाएं जो हैं वह बिल्कुल समानांतर लटकी हुई हैं, निढाल लटकी हुई हैं। तो उसमें भी एक प्रयोग, उसमें भी एक मैकेनिज्म आएगा, उसमें भी एक चेंजेस आएंगे, उसमें भी एक प्रभाव आएगा। तो इस प्रकार से आपने लाभ तो देखे हैं, अब अभ्यास करने की तरफ चलते हैं। किस प्रकार से इसका वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 का अभ्यास करना है। तो सम स्थिति में खड़े होना है, यह आपको हर एक सूक्ष्म व्यायाम में करना। फिर श्वास भरते हुए कमर के ऊपरी भाग से शरीर को पीछे की ओर यथासंभव झुकाना है। तो इसमें देखिए कमर भी आ गया, तो वक्षस्थल के साथ साथ कमर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। एवं भुजाओं को एक दूसरे के समानांतर रखते हुए पीछे से यथासंभव ऊपर की ओर उठाना है। पीछे से ऊपर की ओर उठाना है, आगे से ऊपर की ओर नहीं उठाना है, पीछे से ऊपर की ओर उठाना है और क्षमता अनुसार इसी अवस्था में बने रहना है। तो श्वास को रोक कर बने रहना। हाइपरटेंशन वाले श्वास नहीं रोकते हैं, ये आपको हमेशा सदैव बताया जाता है। और भी कोई लंग्स की डिसऑर्डर है, चक्कर इत्यादि आता है या साइटिका इत्यादि है, कमर में दर्द जो बहुत ज्यादा रहता है, मेडिकल कोई भी समस्या है, तो ये अभ्यास आपको चिकित्सक के निर्देश में करना है, अपने स्वयं से अभ्यास को नहीं करना है। तो चलिए चलचित्र के माध्यम से इस अभ्यास के क्रियाविधि को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों पैरों को, हाथों को मिलाकर सम स्थिति में खड़े हो गए। अब लोअर बैक से पीछे झुकेंगे और हाथों को ढीला छोड़ देंगे और प्रयत्न करेंगे हाथ सीधे हों, ढीले हों, लटके रहें। श्वास को रोकते हुए रुकें, 5 से 10 सेकंड कम से कम रुकें और वापस से श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं या सामान्य अवस्था में आकर श्वास भरें। दोनों विकल्प आपके साथ खुले हैं। उसके बाद विश्राम करना न भूलें। हर योग अभ्यास के बाद, विशेष रूप से यौगिक सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास के बाद, आपको विराम जरूर देना चाहिए। विराम जहां आपको अन्य जो अगले अभ्यास है उसके लिए तैयार करता है, उसके साथ ही जो पूर्व अभ्यास किया है उसके लिए आपको सजग बताता है। तो जैसे कि आप कोई भी रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं, तो जो हाथ में है उसको भोजन उसको खाना है, उसके बाद दूसरे के लिए जाना है। तो बीच में एक गैप होता है ना, कोई भी तो एक पॉज होगा ही होगा। जैसे ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेल किया फिर एक्सहेल करेंगे तो बीच में एक पॉज होता है, बहुत कम सेकंड का पॉज होता है। उसी के सजगता को अगर आप बढ़ाएं तो ध्यान की बहुत गहराइयों में जा सकते हैं। पूरा का पूरा एक दर्शन, शैव दर्शन में आपको इसके तंत्र के सूत्र मिलेंगे, ध्यान के सूत्र मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें तो वक्षस्थल शक्ति विकासक के जो द्वितीय अभ्यास है उसके बहुत सारे लाभ है। सारे लाभ जो वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 से मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। उसके साथ ही भुजाओं की दृढ़ता, भुजाओं की स्थिरता और जो कमर के जो समस्याएं हैं, जो कमर का जो साधारण दर्द है, कोई मेडिकल पेन है वो अलग बात है, कोई इंजरी हो गई है वो अलग समस्या है, लेकिन साधारण रूप से अगर कोई दर्द चोट चपेट है तो उससे आप बच सकते हैं, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से आपने वक्षस्थल शक्ति विकासक के 2 अभ्यास देखे। वक्षस्थल शक्ति विकासक की जो महिमा है उसको देखिए, वक्षस्थल किस प्रकार से बना है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें बोनी पार्ट कितने हैं, उसमें किस प्रकार से ऑर्गन्स हैं, फेफड़े किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हृदय और फेफड़े किस प्रकार से जुड़े हैं, रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से हो रहा है, ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो आपने समझने का प्रयत्न किया है। अगला अभ्यास जो हम सीखने जा रहे हैं उसके पूरा का पूरा उसकी श्रेणी है। जैसे आपने वक्षस्थल शक्ति विकासक में 2 अभ्यास सीखे, नाम एक ही था,
वक्षस्थल शक्ति विकासक, उसके 2 मॉडिफिकेशंस देखे, क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 2। उसी प्रकार से अगले जो अभ्यास हैं लगभग 10 संख्या है, 10 अभ्यास, नाम एक ही रहेगा। नाम क्या रहेगा? वक्षस्थल के बाद किसकी बारी आती है? हमने आपको बताया था आधुनिक विज्ञान के अनुसार से शरीर के 3 सेगमेंट्स हो गए या 3 कैविटीज हो गई। आपका जो सिरो गुहा है, आपका जो वक्ष गुहा है और उदर गुहा है, ये तीनों गुहा एक सेगमेंट में आए। तो जो जितने शुरुआत के अभ्यास किए वो आपके क्रेनियम कैविटी के लिए था, उसके बाद जो अभ्यास किया वो थोरेसिक कैविटी के लिए था। अब जो हम लगातार 10 अभ्यास करेंगे वह आपके एब्डोमिनल कैविटी के लिए होगा, उदर गुहा के लिए होगा। चूंकि ये सभी अभ्यास नंबर 10 इनकी संख्या है, ये सभी अभ्यास किसके लिए हैं? तो उदर गुहा के लिए हैं। तो इनका नाम भी क्या रहेगा? इनका नाम रहेगा उदर शक्ति विकासक क्रिया या उदर शक्ति विकासक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो आप थोरेसिक कैविटी को समझते हैं, एब्डोमिनल कैविटी को भी आपको समझना चाहिए। एब्डोमिनल कैविटी बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। वैसे तो आप देखें थोरेसिक कैविटी में तो 2 ही अंग थे, महत्वपूर्ण अंग थे, लेकिन 2 ही तो थे, हृदय और आपके फेफड़े। लेकिन उदर गुहा में आप देखें तो पूरा का पूरा संसार, आपके जीवन का जितना आधार है, आपकी आंतें, आपका स्टमक के बाद आपका आंतों में भी 2 प्रकार के, बड़ी आंतें, छोटी आंतें, उसमें भी असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, उसमें भी इलियम, जेजुअम, बहुत सारे भाग हैं। आपके पैंक्रियाज आपका वहीं है, आपका लिवर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, जितने भी महत्वपूर्ण आपका इवन यूटरस फीमेल्स में, यूरिनरी ब्लैडर, जितने भी महत्वपूर्ण आपके ग्रंथियां हैं, आपके अंग हैं, अंग तंत्र हैं, वे सभी कहाँ उपस्थित हैं? वे सभी उपस्थित है कहाँ पर? आपके उदर स्थान पर। और आपका जो प्राणों में, पंचवायु में पहला प्राण मैंने बता दिया, प्राणवायु, पहला प्राण प्राणवायु स्वयं है जो आपके वक्षस्थल पर रहता है। और एक ही चक्र है मात्र, एक ही चक्र मात्र है। कौन है? अनाहत चक्र। लेकिन जो उदर स्थान है उसमें विभिन्न प्रकार के चक्र हैं और जो उसका प्राण है वह है समानो नाभि मंडले। अब उसमें चक्र कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मूलाधार को भी चाहें तो आप उसी रीजन से जोड़कर देख सकते हैं। फिर स्वाधिष्ठान भी आप देखेंगे तो आपके उदर गुहा से जुड़ा हुआ है। मणिपुर भी आप देखेंगे तो उदर गुहा से ही जुड़ा हुआ है। तो 3 चक्र जो जीवन के आधार हैं, आप अनाहत तक विकसित होते हो अभ्यास के माध्यम से। आज्ञा की यात्रा बहुत ही प्रमुख है, प्रबल है, बहुत ही दुष्कर है, कठिन है योगाभ्यास में। लेकिन आपकी जीवनचर्या जो अभी इस समय आप जी रहे हो, आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक, ये 3 चक्रों से ही आपका जीवन प्रभावित है। और जो इनके ऊपर बढ़ता है, जो इनकी साधना से परे चला जाता है, उसी को हम योगी, सिद्ध, साधक, महात्मा, पुरुष, तपस्वी, ये इत्यादि नामों से कहते हैं। तो उदर शक्ति विकासक का जो अभ्यास होने वाला है वो बहुत ही प्रमुख होने वाला है। उदर शक्ति विकासक के अभ्यास से बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में व्यापक रूप से करेंगे। इसी प्रकार से आप CEC UGC गुरुकुलम के इस व्याख्यान से जुड़े रहें। इन सभी व्याख्यानों को सिलसिलेवार ढंग से देखें। अपने प्रश्नों को दिए गए ईमेल ID तक हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, हरिओम।